मित्रों, आज की हिस्ट्री में हम लोग उन वीरांगना के बारे में चर्चा करेंगे जिसने मोहम्मद गोरी को युद्ध में पराजित करके नपुंसक बना दिया था। वही मोहम्मद गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के उसकी हत्या कर दिया था। उसी मोहम्मद गोरी की कायरता की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मित्रों, उस वीरांगना की कथा सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप इस कथा में अवश्य ही खो जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, बात उस समय की है जब गुजरात प्रदेश में सोलंकियों का आधिपत्य था। मित्रों, सोलंकी वंश और चालुक्य वंश दोनों ही एक ही वंश कहलाते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सोलंकी वंश कौन है और चालुक्य वंश कौन है। जो सोलंकी वंश है वही चालुक्य वंश है। उसे चालुक्य और सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, उस समय सोलंकी वंश के राजपूत शासक कुमारपाल सोलंकी का शासन चल रहा था। अजयपाल सोलंकी उनके बड़े बेटे थे, जिनका विवाह नायिका देवी से हुआ था। उस वक्त अनहिलवाड़ प्राचीन गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। इसे राजधानी बनाने की एक वजह यह भी थी कि पूरे गुजरात के क्षेत्र को यह राजधानी छूती थी। केवल 4 वर्ष तक 1171 ईस्वी से 1175 ईस्वी तक ही महाराजा अजयपाल का शासन चला था, क्योंकि उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी। मित्रों, महाराजा अजयपाल के बड़े बेटे का नाम मूलराज द्वितीय और छोटे बेटे का नाम भीमदेव द्वितीय था। जब उनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद बड़े बेटे मूलराज द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया था। इतिहास में मूलराज द्वितीय को बाल मूलराज के नाम से भी जाना जाता है। वह इसलिए कि बाल्यावस्था में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। इसकी मां नायिका देवी को दरबारी राजाओं और सामंतों ने यह परामर्श दिया था कि उन्हें राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए ताकि राज्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हालांकि नायिका देवी इसके पक्ष में नहीं थी। उनका कहना था कि ऐसा करना राजवंश के नियमों की अवहेलना होगी। राजवंश का उत्तराधिकारी यदि जीवित है तो ऐसे में किसी और का सिंहासन पर आसीन होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपने बड़े पुत्र जो अभी बालक ही थे, जिनका नाम मूलराज द्वितीय था, उन्हें ही सिंहासन पे बैठाया और नायिका देवी ने यह निर्णय लिया कि वे राज्य का नेतृत्व करेगी। राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने महाराज बाल मूलराज द्वितीय का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। मित्रों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान राजमाता नायिका देवी को गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि मोहम्मद गोरी राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद गोरी गुजरात को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा था, मोहम्मद गोरी ने आबू पर्वत के सामने मौजूद घाट गदारड़ा घट्टा पर 1178 ईस्वी में अपनी सैन्य शिविर बना ली थी, जिसकी दूरी गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ से 40 मील थी। मित्रों, पृथ्वीराज रासो में जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी, उस किताब के मुताबिक कि जब अपने इस अभियान पर मोहम्मद गोरी आगे बढ़ रहा था तो उसे इस बात की अंदेशा था कि पृथ्वीराज चौहान इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए मोहम्मद गोरी ने अपने एक दूत को पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजा था और उससे इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही थी। मित्रों, उस दौरान सोलंकी शासक की मदद करने की पृथ्वीराज चौहान की इच्छा तो थी, मगर उनके एक मंत्री जिसका नाम कदम्बवास था, उन्होंने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। तब पृथ्वीराज चौहान ने सोलंकियों का साथ देने से मना कर दिया था और युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दे डाला। इस प्रकार कयाडू होते हुए मोहम्मद गोरी की सेना आगे बढ़ती चली गई और उसने नडोल को अपने अधिकार में ले लिया। मित्रों, इस युद्ध की चर्चा एक शिलालेख में भी मिलती है, जो शिलालेख कयाडू से ही बरामद हुई है। यह शिलालेख 26 अक्टूबर 1178 ईस्वी का बताया जाता है। इस शिलालेख में उन दौरान घटी घटनाओं के बारे में लिखा गया है। मित्रों, जब मोहम्मद गोरी आगे की तरफ बढ़ रहा था तो मित्रों, सोलंकी वंश उस वक्त बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था और वह हर तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। इतना ही नहीं, भारत के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल होने के लिए यह बहुत ही सुगम मार्ग भी हुआ करता था। इसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिम राजपूत राज्य आते थे। हिंदुस्तान में दाखिल होने में गुजरात राज्य ही मोहम्मद गोरी के लिए बहुत बड़ा कील बना हुआ था।
जिस कील को निकालने का प्रयास वह भरपूर कर रहा था। लेकिन सोलंकियों को जीतना इतना आसान मोहम्मद गोरी के लिए नहीं था। वो भली भांति जानता था कि जब तक राजा जीवित था तब तक सोलंकियों पर आक्रमण करना उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती थी। लेकिन जैसे ही राजा की मृत्यु हुई और एक बालक राजगद्दी पर स्थापित हुआ, तब उसने यह योजना बनाई कि बालक को हराना बहुत ही आसान है। लेकिन उसने सोलंकियों के हौसले को नहीं परखा और सोलंकियों पर आक्रमण करने की भूल कर दी। परंतु सोलंकियों पर आक्रमण करने से पहले मोहम्मद गोरी ने सोलंकियों के पास अपना एक राजदूत भेजा और उस राजदूत के माध्यम से उसने यह संदेश भिजवाया कि नायिका देवी, तुम आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र की जान को बख्श दूंगा। मोहम्मद गोरी को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि नायिका देवी राजनीति में कितनी कुशल थी। उसने नायिका देवी को हल्के में लिया था, परंतु नायिका देवी ने इस परिस्थिति में बहुत ही बुद्धिमानी से काम ली थी और उन्होंने अपने सेनापति कुंवर रामवीर से इस चिट्ठी का जवाब यह लिखवाया था कि मोहम्मद गोरी सोलंकी कमजोर नहीं है, सोलंकी राजा बालक ही है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी हौसला को तुम पस्त नहीं कर सकते। तुम्हें युद्ध में परास्त अवश्य होना पड़ेगा। अगर तुमने इस राज्य पे आक्रमण करने की भूल की तो इसका परिणाम तुम्हें बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। और इस पत्र के साथ उसने राजदूत को रवाना किया और युद्ध में जुट गई। इस प्रकार गुप्त द्वार से वो अपने राज्य की सभी महिलाओं को लेकर निकल गई और पड़ोसी राज्य नाडोल में उन्होंने शरण लिया। उधर मोहम्मद गोरी को जब संदेश मिला कि नायिका देवी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो उसने गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने भी युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। और उसने सोचा कि नायिका देवी तो एक औरत है, वो बिना लड़े ही हथियार अवश्य डाल देगी। जब हमारे विशाल सेना को देखेगी तो सोलंकियों का पसीना छूट जाएगा और सोलंकी भाग खड़े होंगे। और यही मोहम्मद गोरी के हार का बहुत बड़ा कारण बना। इधर नायिका देवी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। नायिका देवी ने अपने दोनों पुत्र मूलराज द्वितीय और भीमदेव द्वितीय को अपनी पीठ पर बांधकर अपने घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद गोरी की सैन्य शिविर की ओर चल पड़ी। उन्होंने अपने मात्र 25,000 सैनिकों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। इतना ही नहीं, मोहम्मद गोरी के सैनिकों के बीच भी नायिका देवी के कई सैनिक शामिल हो गए थे। उन्होंने भेष बदलकर मोहम्मद गोरी के सैनिक में शामिल हो चुके थे। उसमें से कुछ सैनिक आबू पर्वत की घाटियों में छिप गए थे। इस तरह नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी के सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। मित्रों, पूरी कयादरा की सीमा को इन सैनिकों ने अच्छी तरह से घेर लिया था। नायिका देवी आगे चल रही थी, उसके पीछे पीछे सेनापति कुंवर रामवीर भी बाकी सैनिकों के साथ चल रहे थे। मित्रों, इधर मोहम्मद गोरी अपने शिविर से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि सोलंकी राजपूतों की सेना शिविर की तरफ दौड़े आ रहे हैं और उन्हें कुछ घुड़सवार अपनी तरफ दौड़े आते हुए दिख रहे थे। जब वे लोग नजदीक आ गए तो मोहम्मद गोरी ने देखा कि एक महिला अपने 2 बच्चे को बांधकर उसके शिविर की ओर दौड़े हुई घोड़े से आ रही है। मोहम्मद गोरी ने ऐसा नहीं सोचा था कि एक नारी अपने बच्चों को पीठ पे बांधकर युद्ध भूमि में आ जाएगी। मित्रों, इससे पहले कि मोहम्मद गोरी को कुछ समझ में आता, उसके शिविर में नायिका देवी के सैनिक मौजूद थे। उन्होंने हर हर महादेव बोलते हुए मोहम्मद गोरी की सेना में कोहराम मचा दिया। मित्रों, नायिका देवी के साथ हाथी वाली और घोड़े वाली सेना भी थी। पैदल सैनिक भी बड़ी संख्या में थे। उन्होंने पर्वतों को और रास्तों को हर तरफ से घेर लिया था। मोहम्मद गोरी के पास कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं बचा हुआ था। उसकी सेना भाग रही थी, जिसे उसने किसी तरह रोकने का प्रयत्न किया और वापस से आक्रमण की तैयारी करने की योजना बनाने लगा। परंतु इधर नायिका देवी ने अपने दोनों हाथों में नंगे तलवार लिए हुए दुश्मनों का गला काटते हुए आगे बढ़ रही थी और मोहम्मद गोरी की सेना को नायिका देवी के सैनिक गाजर मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। नायिका देवी ने भी कोहराम मचा दिया था। मोहम्मद गोरी ने जब यह देखा तो वह बुरी तरह से डर गया और वह भागना शुरू कर दिया। मित्रों, हालांकि मोहम्मद गोरी को नायिका देवी की तलवार लग गई थी और मोहम्मद गोरी लहूलुहान हो चुका था, परंतु उसके कुछ सैनिकों ने उसे बचाकर वहां से भाग निकला और उसे घोड़े पर बैठाकर मुल्तान पहुंचा दिया।
मित्रों, इस तरह बैटल ऑफ कयादरा भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह हर भारतीय को यह गर्व करने का मौका देता है कि अपने देश में नायकी देवी जैसी वीरांगना भी हुई थी। वास्तव में 1178 ईस्वी में लड़े गए इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पहली बार हार का स्वाद चखा था। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं एक अगले